हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2016 वाला पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पहला विकल्प है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, दूसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, तीसरा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना और चौथा है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो NCF 2005 के अनुसार जो उद्देश्य नहीं है वह पूछा गया है। तो लिखा है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन, तो ये उद्देश्य है। समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, ये भी NCF 2005 का उद्देश्य है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये भी NCF 2005 का उद्देश्य है। लेकिन गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये NCF 2005 का उद्देश्य नहीं है और नहीं है पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विकल्प है संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित करना, दूसरा है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तीसरा है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और चौथा है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बारे में। तो प्राथमिक स्तर पर यदि आप संकल्पनाओं को जटिल से सरल के रूप में प्रदर्शित करेंगे, यानी पहले कठिन समस्याएं दिखाएंगे, बच्चा घबरा जाएगा, तो पहला तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना, ये भी गलत है। और चौथे में लिखा है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, ये भी गलत है। प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ने से कोई भी लाभ नहीं होगा। महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, तभी बच्चे उसे आसानी से समझ सकेंगे। मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए और सरल से जटिल रूप में प्रस्तुत किया जाए तो छात्रों में रुचि पैदा होगी और वे आसानी से समझ सकेंगे। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम सही है? पहला विकल्प है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दूसरा है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, तीसरा है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन और चौथा है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन। तो ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए सही श्रेणी क्रम पूछा गया है। पहला विकल्प इसमें सही है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ज्यामितीय समझ के विकास के क्रम कितने हैं? 5 स्तर बताए गए हैं, जिसमें 4 ये लिखे हुए हैं। 5वां कौन सा है? कठोरता। तो मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और कठोरता, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, दूसरा है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, तीसरा है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए और चौथा है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो सही कथन पूछा गया है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ये गलत है। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी गलत है।
बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। लिखा है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम अनुसरण करना चाहिए, यानी इनका जो सही क्रम है वह बताना है। तो आधे का परिचय कराना है यानी हाफ बताना है। तो किस प्रकार से समझाया जाएगा? बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना, इसे पहले किया जाना चाहिए। उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना, इसके बाद यानी दूसरे नंबर पर। उसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित करता है, इसे तीसरे नंबर पर। और अंत में आधे का चिन्ह लिखता है। तो इस क्रम में इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। पहले सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, सी डी ए बी, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। दूसरा है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तीसरा है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और चौथा है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? पहला है व्यकलन, दूसरा है स्थानीय मान, तीसरा है गुणा और योग। दशमलव निरूपण समझना है तो स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला विकल्प है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। दूसरा है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। तीसरा है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। और चौथा है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी कि योग, व्यकलन यानी घटाना, गुणा और भाग, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। दूसरा है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। और चौथा है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। तो शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन के लिए, जिसमें केवल, अलावा ये शब्द जुड़े हों, तो आप समझ लीजिए कि ये इस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता, तो उसको पहले ही काट दीजिए। केवल, अलावा, सिर्फ ये सब लगा हो तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। पहला गलत हो गया। जोड़ यानी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये सही है और यही पूछा गया है। सर्वाधिक उपयुक्त है जो युक्ति वह पूछी गई है, तो योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? पहला विकल्प है पृथक्करण, दूसरा है योग की पुनरावृत्ति, तीसरा है समुच्चयन और चौथा है संवर्धन। तो शिक्षक क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, तो अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो यह किस प्रकार मॉडल यानी श्रेणी से संबंधित है? तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, समुच्चयन।
शब्द समस्याओं के दो मॉडल हैं, तो दोनों मॉडल आपको याद रखने हैं। पहला है वृद्धि और दूसरा है एकत्रीकरण। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। पहला विकल्प है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। दूसरा सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तीसरा सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। और चौथा गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो त्रुटियां यानी कि गलतियां क्या करती हैं? ये सही हैं, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं और गलतियां सीखने में भी सहायक होती हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, तो ये सीखने में बहुत सहायता करती हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है संख्या चार्ट, दूसरा है गिनतारा यानी अबेकस, तीसरा है 10x10 वर्गाकृत ग्रिड और चौथा है डायस ब्लॉक। तो 1/10 1/100 से बड़ा है, ये समझाने के लिए वर्गाकार ग्रिड सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है आकलन, दूसरा है प्रेक्षण, तीसरा है अध्यारोपण और चौथा है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के क्षेत्रफलों की तुलना करनी है तो सर्वाधिक उपयुक्त है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, दूसरा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, तीसरा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में और चौथा है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो गणित की पहेलियां जो हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं यानी सहायता करती हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। पहला विकल्प है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, दूसरा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, तीसरा है गणित के कच्चा कच्च में बोलने की क्षमता और चौथा है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2016 वाला पेपर था। इसके अलावा मैं EVS के ऑफलाइन वाले सारे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ 2011 से 2024 तक। ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर थे मैंने EVS के सभी करवा दिए हैं। तो यदि आप ऑनलाइन वाले पेपर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं ऑनलाइन वाले पेपर भी पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ही मैं ऑनलाइन वाले पेपर EVS के करवाऊँगी, अन्यथा मैं ऑनलाइन वाले पेपर को सॉल्व नहीं करवाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं मैथमेटिक्स के ऑनलाइन वाले सभी पेपर करवा दूंगी। ये फरवरी 2016 वाला है, इसके बाद मई 2016 वाला पेपर है, फिर सितंबर 2016 वाला पेपर है। मैथ्स पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम जो झूले तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।